हेलो एंड वेलकम। चर्चित मुद्दों में आज का हमारा टॉपिक है राजद्रोह कानून, जो कि आईपीसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसा आप सभी को पता है, भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आईपीसी को खत्म करके यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है। और उसमें भी यहाँ पर देखा जाए तो एक मुद्दा जो कि लगातार चर्चा का विषय रहा था इस कानून से पहले, राजद्रोह, जिसे कि यहाँ पे परिवर्तित करके देशद्रोह किया गया है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सीजेआई ने इस कानून की यहाँ पर समीक्षा करने को लेकर इसे 5 संवैधानिक पीठ को, यहाँ पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ को इसे ट्रांसफर कर दिया है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कुछ वक्तव्य भी दिए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि राजद्रोह कानून क्या है, जो आपको आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है। देशद्रोह का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको लेकर के यहाँ पर क्यों ये चर्चा में है, विवाद का कारण क्या है, और सीजेआई यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस का यहाँ पर इसके संदर्भ में क्या कहना है। पूरे मुद्दे को अच्छे समझ लेते हैं, इनका यहाँ पर विस्तार, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो मुद्दा चर्चा का विषय है क्यों है, इसको लेकर के यहाँ पर ये हालिया जो घटनाक्रम है उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए हाल ही में यहाँ पर जो कि 12 सितंबर को, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको इस पर सुनवाई हुई सेडिशन लॉ को लेकर के, राजद्रोह कानून को लेकर के, क्योंकि 152 साल पुराने यहाँ पे इस राजद्रोह कानून को यहाँ पर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मंगलवार यानी कि 12 सितंबर को इस पर सुनवाई की और भारत के यहाँ पे जो सीजेआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की यहाँ पर बेंच ने इसे यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा जो 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को, सभी की सभी याचिकाओं को यहाँ पर 5 जजों की बेंच को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। पूरा मामला यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पर इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, हम यहाँ पे ऑलरेडी आईपीसी को खत्म करके नया कानून यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और इस कारण से आप इसे यहाँ पर अभी इस मामले की सुनवाई मत कीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम वैसे भी इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखिए, जो नया विधेयक यहाँ पर बन जाएगा उसके बावजूद भी यहाँ पे इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है बहुत नहीं किया जा रहा है। आप इसे खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर इसका नाम परिवर्तित करके आप इसे लेकर आ रहे हैं। तो इस पर यहाँ पे सुनवाई होनी यहाँ पर जरूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रजिस्ट्री को यहाँ पे निर्देश दिया कि सभी डॉक्यूमेंट्स रखें ताकि यहाँ पर इस मामले की सुनवाई की जा सके। साथ ही कोर्ट रूम में देखा जाए तो देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सीजेआई ने कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे वक्तव्य भी दिए। जैसे कि उनका मानना था कि यहाँ पर कि कई बार जैसे कि बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी देने, जैसे होता है कि आपको एक बढ़ई होता है, अगर आप उसको लकड़ी का एक टुकड़ा अगर काटना है तो आप उसे आरी दे दें, तो यहाँ पर उससे समस्या है कि आप उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसा ही है राजद्रोह कानून जो कि सरकार के पास है और जिसके माध्यम से जैसे कि सिर्फ लकड़ी के टुकड़े को फिर वहां पर वो आरी से नहीं काटेगा, बल्कि हो सकता है पूरा जंगल का जंगल काट दे। तो वैसा ही है यहाँ पे राजद्रोह कानून, जिसमें यहाँ पर केंद्र सरकार जो है इस कानून के यहाँ पर गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती है। राजद्रोह कानून को चुनौती देने के लिए इसे बड़ी बेंच में भेजा गया, क्योंकि 1962 का एक मामला भी यहां पर बताया गया कि जो केदारनाथ सिंह के मामले में 5 जजों की बेंच ने इस प्रावधान को यहां पर ऑलरेडी बरकरार रखा था, इसे फिर से यहां पर समीक्षा करने की बात की गई है। केदारनाथ का जो फैसला तत्कालीन मौलिक अधिकारों की संकीर्ण समझ से किया गया था। साथ ही केदारनाथ ने उस समय के संवैधानिक कानून की समझ से केवल आर्टिकल 19 को देखते हुए इस मुद्दे की जांच की थी। मौलिक अधिकार अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं और इस कारण से राजद्रोह कानून की यहां पर फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि अपराध की प्रकृति का पता चलने पर कहा गया कि औपनिवेशिक शासन में इसे बिना वारंट की गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने ही इसे यहां पर संज्ञेय यानी कि गंभीर अपराध के रूप में यहां पर बना दिया है। इसलिए इसकी समीक्षा करनी यहां पर जरूरी है। क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है? क्या ये कानून वर्तमान समय में संज्ञेय होना चाहिए या असंज्ञेय होना चाहिए? यहां पर राजद्रोह कानून की कितनी वर्तमान समय में आवश्यकता है, इसकी समीक्षा जरूरी है और इसी को लेकर इसे भेजा गया है 5 जजों की संवैधानिक पीठ को। तो आइए यहाँ पे पूरा मुद्दे को अगर हम समझ चुके हैं तो अब समझते हैं राजद्रोह देशद्रोह कैसे बन गया और इसमें यहाँ पर बेसिकली अंतर क्या है, वर्तमान समय में यहाँ पर इसको लेकर के कानून क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा इस तरह के कानून लेकर आया गया था और इस अंग्रेजों के द्वारा कानूनों को समाप्त करने को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां पर एक बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से राजद्रोह कानून को लेकर यहां पे उसके स्वरूप में बदलाव किया, अर्थात भारतीय न्याय संहिता यहां पर लेकर भारत आई थी, बीएनएस। और इस बिल में यहां पर देखा जाए ब्रिटिश काल के राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे देशद्रोह शब्द को यहां पर जोड़ दिया गया है। अब राजद्रोह देशद्रोह में बेसिकली कितना अंतर है यह भी मैं आपको समझाता हूं।
देखिए इसमें प्रावधान और भी ज्यादा कड़े किए गए हैं। जो नया यहां पर भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य चाहे बोला गया, लिखा गया, संकेत, तस्वीर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो, ऐसी किसी भी स्थिति में आपको 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। अर्थात पहले से ज्यादा यहां पे कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के खतरा को पहुंचाने और उसमें से संबंधित अपराधों को लेकर के आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 124A में 3 साल की कैद या उम्र कैद तक के यहां पर प्रावधान किए गए थे। तो आईपीसी से यहां पर देखा जाए, बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता की यहां पर धारा 150 में काफी सारी चीजों को परिवर्तित जरूर कर दिया गया है, लेकिन यहां पे आपको प्रावधान और भी ज्यादा कड़े किए गए हैं। तो सबसे पहले अब यहां पहले मैं आपको समझाता हूं कि राजद्रोह क्या है, फिर इसी को मैं समझाऊंगा कि देशद्रोह क्या है। सबसे पहले मैं राजद्रोह क्या होता है। देखिए राजद्रोह का मतलब यहां पे होता है कि यदि आप गवर्नमेंट यानी कि सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, या भारत के राष्ट्र के चिन्हों या राष्ट्रीय चिन्हों का यदि आप अपमान करते हैं और या फिर संविधान को यहां पर आप नीचा दिखाते हैं, ऐसा कोई भी कृत्य यहां पर आप करते हैं तो उसे यहां पर राजद्रोह के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। और इसको लेकर के यहां पर आईपीसी की धारा 124A यहां पर आपको बनाई गई है, जिसके तहत यहां पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक के सजा के प्रावधान है। ऐसा इसलिए यहां पर किया गया था कि देश विरोधी जो संगठन है, किसी भी तरीके का यदि आप उनसे संबंध रखते हैं या उसका किसी तरीके से सहयोग करते हैं, ऐसी भी स्थिति को राजद्रोह यहां पर माना गया है 124A के अंतर्गत। इसके साथ साथ राजद्रोह के मामले में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और जरूरत होती है तो कोर्ट में यहां पर आपको हाजिर भी होना पड़ेगा। और इसमें जैसा हमने कहा कि 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का यहां पे प्रावधान है। सजा के साथ आरोपी को यहां पर जुर्माना भी देना होता है। तो यह है राजद्रोह कानून, जो कि यहां पे आईपीसी के 124A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जबकि अगर हम देखें जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें नया शब्द जो लाया गया है वो है देशद्रोह। और यहां पर आप देखें तो बीएनएस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे कह सकते हैं, इसकी धारा 150, ठीक है, धारा 150 यहां पे लेकर आएगी, जिसमें कहा गया है, देखिए देशद्रोह शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होता है तो उस पर यहां पे देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। और यह अपराध धारा के आईपीसी की धारा जो है 124 के अंतर्गत यहां पर आ रही थी। देश में देखा जाए तो गैर कानूनी तरीके से सरकार विरोधी करना, आतंकी विचारधारा वाले व्यक्ति या संस्था का साथ देने वही देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। देशद्रोह के 121 के अंतर रखा गया। और देश में युद्ध जैसे हालात पैदा करना, युद्ध करना, फिर लोगों को देश के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित करना या ऐसा करने के लिए देशद्रोह के तहत उम्र कैद से लेकर यहां पे फांसी तक की सजा का प्रावधान है। और देशद्रोह के मामले में सरकारी नौकरी को रोका जा सकता है, पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। तो देखिए दो अलग अलग यहां पर आपको चीजें जो हैं, राजद्रोह जैसा जो शब्द है वो देशद्रोह से यहां पर कुछ मामलों में आपको अलग है, ठीक है। तो राजद्रोह, देशद्रोह में क्या है कि देश में गैर कानूनी तरीके सरकार के विरोध करना, आतंकी विचारधारा व्यक्ति या संस्था को यहां पर उनका साथ देना, जैसा कि राजद्रोह में हमने देखा वही श्रेणी यहां पर भी इन्होंने ऐसे डाल रखी है। और यहां पर आपको सिर्फ शब्द परिवर्तित किए हैं, लेकिन कानून प्रक्रियागत चीजों को वैसे ही यहां पर रखा है, बल्कि और भी ज्यादा यहां पर सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से और भी कड़े प्रावधान देशद्रोह के अंतर्गत कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह चीज सरकार अपने मन से कर रही है, बल्कि राजद्रोह कानून को लेकर के ऑलरेडी अगर हम देखें तो सरकार को यहां पर लॉ कमीशन ने सिफारिश भी की थी। और क्या क्या सिफारिश में उन्होंने कहा है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देशद्रोह के अपराध आईपीसी की धारा 124A के लिए सजा बढ़ाई गई और आजीवन कारावास को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। और 3 साल तक की सजा का प्रावधान अभी भी यहां पर आपको बना हुआ था, तो उसे बढ़ाकर 7 साल किया गया। दूसरा, विधि आयोग ने यह भी कहा कि भारत की एकता अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून यहां पे आवश्यक है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यहां पर यह खतरा मौजूद है। ऐसी स्थिति में यहां पे देशद्रोह कानून को यहां पर या राजद्रोह कानून को अभी भी यहां पर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ कट्टरता फैलाने और सरकार की नफरत की स्थिति लाने में सोशल मीडिया की काफी यहां पर भूमिका रहती है और अक्सर विदेशी शक्तियों की मदद से ऐसा होता है। और इसके लिए जरूरी है कि यहां पे धारा 124A भी यहां पर अभी भी लागू किया जाता है। तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग को यहां पर बताया गया है। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कमेंटिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने भी यहां पर आपको कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें कहा गया कि आईपीसी की जो धारा है
124A जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़कने वाली किसी भी अव्यक्त या निश्चित रूप से विशेष कानूनों, आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा यहां पे चलाया जाए। तो ऐसा भी यहां पे है कि देखिए, आप ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप जब भी नया कानून बनाएं तो ऐसे के संदर्भ में यदि आप राजद्रोह नहीं है तो आप जरूर ऐसा कोई कानून जरूर बनाएं जो कि यहां पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर हो। रिपोर्ट में एक चीज और कही गई। क्या कही गई? इसमें कहा गया था कि आईपीसी की धारा 124A को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा यहां पर किया है, हमारे लिए यहां पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना भारत में मौजूदा जमीनी हकीकत से यहां पर आंखें मूंद लेने जैसा है। कहने का मतलब है कि अगर दूसरे देश यहां पर राजद्रोह कानून को खत्म कर देते हैं तो हम यहां पर नहीं खत्म कर सकते। हमें अपनी स्थिति का, परिस्थितियों का बेहतर तरीके से पता होना चाहिए और उस आधार पर ही यहां पर डिसीजन लेना चाहिए। तो यह है लॉ कमीशन की सिफारिश जो कि यहां पे आपको राजद्रोह कानून को लेकर की गई थी। आइए अंतिम यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि राजद्रोह कानून आया कैसे, इसका इतिहास क्या था और किस तरीके से इसका विकास हुआ है, वो भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमने यहां पे कहा कि राजद्रोह कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, संगठन मौखिक लिखित इशारों में अन्य तरीके से सरकार खिलाफ असंतोष फैलाता है, नफरत फैलाता है, भड़काता है, तो यहां पर उसे हम राजद्रोह कानून यहां पर कहेंगे। राजद्रोह का अपराध सिद्ध होने की स्थिति में उम्र कैद है, जुर्माना है, 3 साल की सजा है, ये सारी चीजें आपको लग सकती हैं। इसके लिए भारत की आईपीसी की धारा 124A के तहत ये सारे प्रावधान किए गए, ये आपको पता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ब्रिटिश राज्य के दौरान 1837 में लॉर्ड टीवी मैकाले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता यहां पर तैयार की थी और 1870 के सेक्शन 124A के आईपीसी के 6ठे अध्याय में इसे जोड़ा गया था। इस धारा को भारत में 150 साल यहां पे पूरे हो गए और 19वीं और 20वीं सदी में देखा जाए तो राष्ट्रवादी असंतोष से निपटने को लेकर के, उसे दबाने को लेकर के यहां पे स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन, भाषण इत्यादि को रोकने को लेकर उन पर इस तरीके के यहां पे राजद्रोह कानून लगातार लगाए गए। आजादी के पहले देखें तो राजद्रोह का केस 1891 में कलकत्ता हाई कोर्ट में संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ यहां पे दर्ज किया गया था और उन पर अपनी बंगाली पत्रिका में बंगो बसी में मौजूद सरकार खिलाफ यहां पे लेख लिखने का आरोप था। तो यहां पे देखिए, जैसा हमने कहा कि लेखन, भाषण, वक्तव्य, इशारे, कुछ भी आप करते हैं देश विरोधी यहां पे या राज्य सरकार के विरोधी, केंद्र सरकार के विरोधी, उसे यहां पे राजद्रोह माना जाएगा। ब्रिटिश काल में देखें तो ऐसा ही यहां पे बाल गंगाधर तिलक को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर इस धारा के तहत ट्रायल चले और आजादी के बाद यहां पर अलग अलग सरकारों ने इसे अपने अपने फायदे के लिए यहां पर इस्तेमाल करने का आरोप भी लगता रहा। जैसे कि प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ 2003 में, विनायक सेन के खिलाफ 2007 में, अरुंधति राय के खिलाफ 2010 में, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ 2012 में और फिर जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया के खिलाफ भी यहां पर देखा जाए तो राजद्रोह के केस यहां पर दर्ज किए गए थे। एक मुद्दा यहां पर, एक केस यहां पर इसको लेकर के यहां पे दर्ज कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सुनवाई हुई थी केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में, जो कि 20 जनवरी 1962 को यहां पर लड़ा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संविधान सम्मत बताया, लेकिन यहां पर कहा था कि शब्दों और भाषणों को तभी राजद्रोह माना जा सकता है जब भीड़ को उकसाया गया हो और उससे यहां पर हिंसा हुई हो, तभी यहां पर इसे राजद्रोह माना जाएगा। इसके अलावा अलग अलग देशों की स्थिति को भी मैं जाते जाते आपको बता दूं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, मलेशिया, नॉर्वे में राजद्रोह कानून है, जबकि ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में इसे यहां पर आपको हटा दिया गया है। तो यह है राजद्रोह कानून को लेकर पूरा इतिहास, वर्तमान स्थिति, घटनाक्रम, चर्चित मुद्दा क्यों है और साथ ही साथ यहां पे राजद्रोह, देशद्रोह कानून और उसमें होने वाले डिफरेंसेस। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।